हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हो कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल पे जिसमें हम रह सकते हैं। ऐसा किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर ही वो चीज़ें मिलती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। वो है भूमि, जल तथा हवा। ये सब पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। तो पृथ्वी की सतह के जो ये पर्यावरण है, इसके 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल। दोस्तों, भूमंडल कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए भूमंडल क्या होता है। ठीक है, ठीक है। जो ये पृथ्वी का जो हमारा ठोस भाग है उसे हम भूमंडल कहते हैं। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल की परिभाषा क्या हुई? ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। इसके साथ ही यहाँ पर वायुमंडल में क्या है? आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैसें हैं। और बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, जल आपका पृथ्वी पर है, जल जो है ज़्यादा पाया जाता है। और स्थल मंडल क्या है आपका? कम है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो जो जल पाया जाता है उसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प। नहीं कि जल में केवल जल ही जल है, बर्फ के रूप में जो जल है वो, और जो वाष्प के रूप में है वायुमंडल में, वाष्प के कण बन के घूम सारा जल मिला के उसे हम जलमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो जीवमंडल शब्द ना, इसको आपको हम एग्जांपल से बताते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये स्थल मंडल है, ठीक है, भूगर्भ, और ये क्या है आपका? जलमंडल है। ठीक है, और ये क्या है आपका? वायुमंडल है। तो दोस्तों, जीवमंडल ये चीज़ है। कौन सी चीज़ है दोस्तों? ये वाली, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थल भी है, जल भी है और वायु भी है। यहीं पर हम रह सकते हैं। ठीक है, मनुष्य और जो भी मतलब प्राणी है। अब जैसे कोई जलचर है तो वो अपना जल में रह सकता है, क्योंकि ये आपका ये जल मान लीजिए, ये जलमंडल है। ठीक है, ये आपका क्या है? वायुमंडल है। और ये क्या है आपका? स्थल है। ठीक है, स्थल है। तो ये तीनों मिलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर ये हम लोग प्राणी रहते हैं। अगर कोई जलचर है तो जलचर में ही रह सकता है, लेकिन जल को वाले को भी वायु चाहिए, तो वो यहाँ तक रह सकता है, इसमें रह सकता है। जो स्थल पर क्यों रहता है, ठीक है, उसको जल की अगर आवश्यकता है तो अपना यहाँ रहेगा, वायु ना चाहिए तो कोई बात नहीं। तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो मतलब अलग अलग रह पाए। तो यहाँ पर जो तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, बाकी है ये सब चीज़ें, ठीक है। और जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती हैं उसी को हम, ये जो तीनों चीज़ें में कॉमन चीज़ है जिसको मैंने हाईलाइट किया था, वो क्या है आपका दोस्तों? ठीक है, कि मतलब जीवमंडल है। तो जीवमंडल को ध्यान रखना, जीवमंडल किसे कहते हैं? मतलब स्थल मंडल, वायुमंडल और क्या कहते हैं? जलमंडल के सम्मिलित भाग को हम क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं, जहाँ पर आपका जीवित प्राणी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं फिर इसी के। ठीक है, भूमंडल। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भू प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भू ऊपर की जो एक पतली परत होती है, जिससे भू प्रॉपर्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जो भू प्रॉपर्टी होती है उसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भाग हैं। कौन से 2 मुख्य भाग हैं? जैसे आपका एक स्थलीय भाग है, ठीक है, और एक महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है जिसे, ठीक है, और दूसरा भाग है जलाशय। ठीक है, जलाशय जिसको हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। अब ये महासागरीय बेसिन आ गया, एक महाद्वीप आ गया। तो महाद्वीप क्या हो गया? स्थलों का बहुत बड़ा सम्मिलित भाग जो होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। और महासागरीय बेसिन क्या है? जो जल का बहुत बड़ा भाग होता है, जहाँ पर मतलब जल इकट्ठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, महासागर कितने हैं आपको पता होगा, ठीक है, कि महासागर 5 हैं। ठीक है, जो एक बहुत पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग कवर करते हैं। तो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, तो समुद्र तल की जो है ऊंचाई उसको हम शून्य मानते हैं। और किसी भी की ऊंचाई से, एवरेस्ट की ऊंचाई जो है हमारी 8,000, ठीक है, जो 8,848 है, वो हम कहाँ से मापते हैं दोस्तों? वो मापते हैं समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र तल से सभी की ऊंचाई, जैसे आप पठार कौन कितना ऊंचा है, कौन सी पर्वत चोटी कितनी ऊंची है, वो हम सब समुद्र तल से ही मापते हैं, और इसे शून्य माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ आपका कुछ दिया है यहाँ पर शब्दों दिया, जैसे ग्रीक भाषा में जो होते हैं, जैसे लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हुडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन।
ठीक है। इन शब्दों को जोड़कर अगर कोई शब्द बना है तो आप उसका अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं, और ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम सेकंड पेज पे पहुँचते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा बना हुआ फिगर पूरे वर्ड का, ठीक है। इस फिगर को तो आपको देखना ही है। इस फिगर के बारे में हम लास्ट में आपको बताएंगे जब आप सब कुछ पढ़ लोगे, क्योंकि फिगर आपको पता है तो फिगर के बारे में ही पूरा पाठ है। जैसे ये आपके कितने सागर हैं, 5 सागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, जैसे आप देख रहे हो। सबसे पहले एशिया महाद्वीप है, ठीक है। दूसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है। दूसरा ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। थर्ड आ जाइए आपका ये उत्तरी अमेरिका हो गया। फोर्थ आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये क्या कहते हैं, अंटार्कटिका, ठीक है। ये अंटार्कटिका है। उसके बाद ये आ जाइए, ये तुम्हारा कौन सा पड़ता है, ये यूरोप। यूरोप के बाद क्या हो गया, सातवां ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। महाद्वीपों में 5 महासागर हैं, ठीक है। महाद्वीप के बाद 5 महासागर कौन से, सबसे पहले प्रशांत महासागर हो गया। देखो प्रशांत महासागर दोस्तों यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ भी लिखा है। तो दोस्तों आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हो कि दो तरफ प्रशांत महासागर कैसे होता है। दोस्तों ये पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो ये जैसे हम एक तरफ का पल्ट देख रहे हैं ना, गेंद में जैसे है आपका बॉल, जो जैसे फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल जैसे ऐसे ही आप रखिए गोल गोल, ठीक है। तो ये यही वाला पट जो होगा तो इधर आके जुड़ेगा ना इससे, तो यही प्रशांत महासागर है। मतलब ये नहीं कि आधा इधर बह रहा आधा इधर आ गया, कट के नहीं आया, ये पीछे से जुड़ा हुआ है। थोड़ा पृथ्वी को चपटा कर दिया ना, खींच दिया है गुब्बारे तरीके से, तो ये थोड़ा इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो ये यही जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपस, तो यही प्रशांत महासागर दोनों तरफ दिखाई देता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा हमारे अनुसार। उसके बाद देखो प्रशांत महासागर के बाद देखो, ठीक है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के बाद देखो उसके बाद क्या है, ये यहाँ पर दक्षिण महासागर है, ठीक है। और ये आर्कटिक महासागर है यहाँ पर, ठीक है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में तो अपना दक्षिण महासागर होगा। और अटलांटिक महासागर क्या है, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका के बीच में है। दोस्तों देखो इसका आकार कैसा बना, यस, ऐसे जाओगे तो यस के आकार का बनता ही अटलांटिक महासागर है, ठीक है। उसके बाद देखो एक आपका हमारा देश कहाँ है, भारत यहाँ पर है ना, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के नीचे क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। यही एक हिंद महासागर है जिसका नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा है। ऐसा कोई महासागर नहीं जिसका किसी देश के नाम पर नाम रखा गया हो, ठीक है। ये आपके 5 महासागर हो गए दोस्तों। इसकी आपकी जो लंबाई के क्या कहते हैं, इसकी जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसके अनुसार हमको याद करना पड़ता है कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो ये आपका है, आप सारे देखे, इसमें 7 महाद्वीप देखे और 5 महासागर देखे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर आके लास्ट में इस फिगर को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जो तल से कितना है 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा कौन सा महासागर है, वो भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर है, और वो उसमें प्रशांत महासागर पूरा नहीं है, वहाँ पर एक क्या है, मेरियाना गर्त है, जो ठीक है विश्व में सबसे गहरी है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों, 11,022 मीटर। कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि हमारा जो एवरेस्ट है वो केवल 8,848 मीटर ऊंचा है, और ये जो मेरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में, ठीक है, ये मेरियाना गर्त कितनी है, 11,022 मीटर, उससे ज़्यादा है। तो बताओ इतनी गहराई में आदमी अगर चला जाएगा ना, तो इतना प्रेशर रहेगा सागर का, तो ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है उसमें। उसके बाद देखिए महाद्वीप आ जाते हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका, ये इनके नाम हो गए, ठीक है। ये महाद्वीप क्या है ना, जल बीच में भरा था, तो जल के द्वारा आपस में मिले नहीं हुए हैं, ठीक है। जो महासागर है हमारे आपस में जुड़े हुए, लेकिन ये महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े नहीं, एक दो जुड़े हैं, बाकी सब जल के कारण, मतलब बीच में जल भरा हुआ है, उसके कारण ये अलग अलग हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एशिया महाद्वीप का, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 भाग है, ठीक है, 1/3 भाग है ना। और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो दोस्तों, गोलार्ध आपका देशांतर रेखाएं मैंने पढ़ाया था, अक्षांश रेखाएं पढ़ाया था, वहाँ से आपका गोलार्ध तय हो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब हर बार ये चीज़ नहीं बताएंगे, इसलिए जो पाठ पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ना, उसको रिविजन कई बार कर लेना कि चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका एशिया महाद्वीप, कहाँ है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और इससे आपकी कौन सी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। हम इसको फिगर में भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे रट नहीं सकते हो इसको, वहाँ देख के आप एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ये यूराल पर्वत ही क्या करता है, एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। और एशिया और अगर यूरोप को जोड़ दिया जाए तो इसको हम यूरेशिया कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेशिया। उसके बाद आप यूरोप पे आ जाइए। यूरोप क्या होता है, बहुत छोटा है, ठीक है, एशिया के सापेक्ष देखा जाए तो बहुत छोटा है, ठीक है।
और महाद्वीप जो है यह महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। वो फिगर से क्लियर हो जाएगा। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है, आर्कटिक वृत्त जानते हो ना, उसको आर्कटिक वृत्त यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है उसको, जिसको उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं। उत्तर ध्रुव जो 66.5 अंश की ना अंशांश रेखा, वो उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आर्कटिक वृत्त क्या है, तो उसको हिंदी में उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं, जो 66.5 अंश है कर्क रेखा के ऊपर वो वाली रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। ये तीन तरफ से जल से घिरा है। ये तीन तरफ से क्या है, आपका जल से घिरा है। इसकी स्थिति हम भी देखेंगे। फिर आते हैं हम अफ्रीका पे। अफ्रीका देखो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है आपका, एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर आता है, ठीक है। अफ्रीका से आपका भूमध्य रेखा भी गुजरती है। यही एक महाद्वीप है। आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों प्रमुख जो अंशांश रेखाएं गुजरती हैं। तीन कौन सी प्रमुख अंशांश रेखाएं हैं एक है सॉरी दोस्तों, एक है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका ही वो महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप ध्यान रखना, पीसीएस में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ये लिखा भी है तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। और ये भूमध्य रेखा तो फिर बीच से गुजरती है, ठीक है। और सबसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं सहारा का रेगिस्तान, ठीक है, वो भी यहाँ है, इसी अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और ये महाद्वीप क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है ना, चारों तरफ इसके महासागर ही महासागर हैं, ठीक है। और विश्व की जो सबसे लंबी नदी है जिसे हम क्या कहते हैं, नील नदी, ध्यान रखना, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको आगे बाकी हम देख लेंगे, इसके मैप में भी दिखा भी देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाता है उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका में एक सकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका से क्या है ना, एक सकरे स्थल से जुड़ा है ना, स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पढ़ने के लायक थी। अभी स्थल संधि बताएंगे दोस्तों, जो भी टफ वर्ड आएगा हम सभी वर्डों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। स्थल संधि किसे कहते हैं भी बताएंगे, आगे फिगर भी दिया है। देखो अब ये जानना है कि, ठीक है, क्या जानना है, कुछ रोचक तथ्य हैं, यही परीक्षा में पूछते रहते हैं। जो भी हम हाईलाइट हो तो आप नोट्स बनाना है, ठीक, उसको याद ही रखना है। अगर वीडियो सुनोगे तो भी सब याद ही हो जाएगा। और ये सुनने के बाद दोस्तों एक दूसरे से डिस्कस कर लिया को, जो भी तुम्हारे साथ तैयारी करते हो कि ये पढ़ा था, इसके क्या क्या होगा पूछ लो। एक बार पूछ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, हाँ, न्यूजीलैंड के क्या थे, एडमंड हिलेरी, तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे, ठीक है, ये ना नोर्गे शेरपा, जो से हम लोग शेरपा के नाम से अगर याद रखें, तेंजिंग नोर्गे शेरपा हैं ये। और न्यूजीलैंड के क्या, एडमंड हिलेरी, ये दोनों लोग क्या थे, 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो दोस्तों इनको याद रखना है, न्यूजीलैंड के हिलेरी, ठीक है, और इनका क्या रखना, शेरपा, ठीक है, शेरपा ही याद रखना। तो आपको तेंजिंग नोर्गे शेरपा नहीं याद तो कुछ इसमें कीवर्ड याद कर लेना, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक ध्यान नहीं तो मैं ट्रिक बना देता, चलो आगे आपको ट्रिक अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है। 29 मई 1953 को ये लोग एवरेस्ट पर चढ़े हुए थे। तो इनको तो पहला खिताब है। फिर जापान की जुंको तबेई, ठीक है, जुंको तबेई ये विश्व की पहली महिला हैं जो 16 मई 1975 के एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी, ठीक। उसके बाद भारत की पहली महिला कौन है जो इस पर चढ़ी हुई थी, ठीक है, बछेंद्री पाल हैं, क्योंकि पुरुष तो आपके यही है शेरपा, ठीक है। और फिर भारत की महिला कौन है, बछेंद्री पाल। और विश्व की सबसे पहली महिला कौन है, जापान की थी, ठीक है, जुंको तबेई, जो 16 मई 1975 को चढ़ी थी सबसे पहले एवरेस्ट पे। 29 मई 1953 को, इस सन भी याद रखना, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन घुमा के फिर पूछता है, पहला वाला टाइम चला गया, कौन पहले, अब कब किस सन में पूछे थे, आपको जागरूक रहना है, ठीक है। और ये अपनी बछेंद्री पाल कर चढ़ी थी 23 मई 1984 को सबसे पहले एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो भारत की बछेंद्री पाल है। आगे हम पहुंच जाते दोस्तों, देखते हैं अभी स्थल संधि का नाम सुनते हैं ना, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो जब बीच में महासागर हो, ठीक है, और एक पतली लाइन मतलब स्थल की जोड़ती हो दोनों महाद्वीपों को या दोनों स्थलों को, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। यहीं पर पनामा नहर को थोड़ा क्योंकि अब जैसे हमको उधर जाना है, ठीक है, ठीक है, तो समुद्र से जाना है जहाज, तो यहाँ से अब स्थल जाओगे कैसे, तो आपको गरेर के जाना पड़ता था, बड़े बड़े, क्योंकि पानी के जहाज से हम सामान पहुँचाते हैं तो हमें खर्चा कम होता है ना, उसका किराया कम रहता है। तो अब इधर से हम गरेर के जाए इतनी लंबी दूरी, तो इसके क्या यहाँ पर नहर बनाई, इससे अब बड़े बड़े जहाज यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक, पनामा नहर यहाँ पर बनाई, ध्यान रखना, यही स्थल संधि है। और जल संधि क्या होती है दोस्तों, जब जैसे दो भूखंडों को कोई जल
हो बीच में, मतलब पहले से जैसे यहाँ पर जल नहर काट के जल तो भर दिया हम लोगों ने, जल भरा हुआ है, लेकिन ये स्थल ही था, ठीक है। तो जल संधि में वहाँ पर भूखंड ना दिखाई दे, पहले से जल हो, तो ये है आपका श्रीलंका को भारत से जल संधि जुड़ती है। यहाँ बीच में जल है, हमने पुल बना रखा है ना, रामेश्वर पुल है, आपने सुना होगा, ठीक है। ये जल संधि है, ठीक है, इसे जल संधि कहते हैं। परिभाषा भी लिखा है, ठीक है, जहाँ पर दो स्थल खंड, ठीक है, जल के द्वारा जोड़े जाते हों तो बीच में जल हो, ठीक है, उसको जल संधि कहते हैं। जो स्थल के द्वारा जुड़े वो बड़े भूखंड, तो उनको क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच की जल संधि का नाम क्या है दोस्तों, तो ये भारत श्रीलंका के बीच में, इसको पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि, ठीक है। पाक है तो मैंने सोचा पाकिस्तान की होगी, नहीं, श्रीलंका और भारत के बीच में जल संधि, उसको पाक जल संधि कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका पर। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा के नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो यहीं दक्षिणी अमेरिका में ही फैली हुई है, ठीक है। फिर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखो अभी तुमने सबसे लंबी नदी पढ़ा था कि जो अफ्रीका में है, नील नदी, वो सबसे लंबी है, क्योंकि उस अगर जल के आयतन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, कि जल मान लो नील नदी सबसे लंबी तो है, मान लो उसमें 5 लीटर जल आता है, तो अफ्रीका क्या है, अफ्रीका की जो ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, अमेजन नदी, जो दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी, ये सबसे बड़ी है। मतलब अगर नील नदी लंबी है, पतली होगी तो इसमें जल कम आता है, और ये बहुत चौड़ी है तो इसमें जल ज़्यादा आता है। तो अगर उसमें 5 आता है नील नदी में, तो इसमें 6 7 ऐसे कुछ होगा। इसका मतलब आयतन में बड़ी है, तो ये कन्फ्यूजन मत रहना। सबसे बड़ी पूछे तो फिर दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, और सबसे लंबी पूछे तो अफ्रीका की आपकी नील नदी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ना, जो कि पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मतलब अब देखो, जो 3 तरफ से जल से घिरा रहता है ना, 3 तरफ से जल से घिरा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसमें मतलब चारों तरफ जल ही जल है इसकी तरफ, तो इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो ध्यान रखना, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है आपकी, ठीक है। फिर आ जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में अभी देखा था, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप की क्या है, एकदम मध्य में है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से क्या रहता है, ढका रहता है। इसलिए यहाँ पर कोई मानव वास नहीं पाया जाता है, यहाँ पर कोई मानव नहीं रहता है। और यहाँ पर कई देशों ने अपने अपने शोध केंद्र बना रखे हैं, जैसे भारत ने भी बना रखा है, जिसको मैत्री या दक्षिणी गंगोत्री कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे आ जाइए। अब देखो एक बार हम फिगर पे चलते हैं, ठीक है, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आप एक बार फिगर जरूर देख लीजिए। देखिए आप इस 7 महाद्वीप हो गए, ठीक है, 7 महाद्वीप हो गए। तो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, ठीक है। एशिया में आपका तिब्बत का पठार पाया जाता है, हिमालय का पर्वत पाया जाता है, दिख रहा है आपको, देखो, ठीक है। और ये अभी पढ़े थे कि इसके एशिया के पश्चिम में यूराल पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो पट है, उसे देखोगे इसको, ठीक है, खड़ा करके, तो ये पश्चिम में क्या है, इसके यूराल है, क्योंकि आपका, ठीक है, यूराल पर्वत है, ठीक है, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत ही एशिया को यूरोप से अलग करता है, देखो। और यूरोप में कौन सा फेमस पर्वत पाई जाती पर्वत श्रृंखला, वो अल्पस है। ये देखो अल्पस है, यहाँ पर देखिए एकदम यूरोप में पश्चिम में, ठीक है, भूमध्य सागर के उत्तर में आपका क्या, भूमध्य सागर क्या है, उसके उत्तर में यूराल अल्पस है, ठीक है। और अफ्रीका में देखिए, ठीक है, ये नील नदी है, जिसको सबसे लंबी है, ठीक है। अफ्रीका में नील नदी किस साइड में, पूर्व साइड में है नील नदी, ठीक है। और ये, ठीक है, पश्चिम और उत्तर में देखिए अफ्रीका में क्या है, एटलस है, ये अफ्रीका में पाया जाता है ना, एटलस पर्वत श्रृंखला है। ये आपको ध्यान रखना, फिगर से एकदम ध्यान हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में एकदम नीचे चले जाइए, ठीक, दक्षिण की तरफ से चले जाइए, अफ्रीका में दक्षिण की तरफ चले जाइए, तो आपका देखो क्या लिखा है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, है ना, ये है आपका दक्षिण में, अफ्रीका के दक्षिण में एकदम नीचे, ठीक है। उसके बाद देखो अफ्रीका के पूरब में हिंद महासागर है, और अफ्रीका के पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका के दक्षिण में क्या है, दक्षिणी महासागर है, ये आप ध्यान रखना। और उत्तर में क्या है आपका, भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर देखो किन 3 महाद्वीपों से घिरा है, सवाल पूछ सकता है आपको, इसलिए बता दें फिगर से। भूमध्य सागर अफ्रीका से घिरा हुआ है, एशिया से घिरा हुआ है, और यूरोप से घिरा हुआ है, ठीक है। चारों तरफ से तीनों महाद्वीप से घिरा है, क्योंकि पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका भी इसके में है, थोड़ा जुड़े हुए हैं, ठीक है। और भूमध्य सागर के पश्चिम में ही क्या है पर अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर यह सागर का क्यों, देखो ऐसे है ना, अटलांटिक, ठीक है, क्योंकि ये इसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका
उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और देखो आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर यूरोप के उत्तर में है, यूरोप के जस्ट ऊपर उत्तर में है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपका उत्तर अमेरिका और दक्षिण। उत्तर अमेरिका में देखिए रॉकी पर्वत है, पश्चिम में क्या है आपका रॉकी पर्वत है, और पूरब में क्या है अल्पेशियन पर्वत है। ये सब पूछता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और दक्षिण अमेरिका में आ जाइए, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, देखो इसके उत्तर में है। ठीक है, भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज। देखिए पूरी दक्षिण अमेरिका में लाके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली पड़ी हुई है। तो आपको एक क्लियर हो गया। और देखिए दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के पूरब में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। समझ गए ना? और ये आपकी तीनों रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, क्या कौन सी? कर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। देख लीजिए कहाँ से गुजरती हैं। तो अफ्रीका ही महाद्वीप है जहाँ से तीनों गुजरती हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से आपकी क्या कहते हैं मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, और इंडिया से तो केवल आपकी कर्क रेखा गुजरती है ना। एशिया से एक ही गुजरती है। ठीक है, महाद्वीप से। और एशिया का ये भी पार्ट है, नीचे जो द्वीप है सुमात्रा वगैरह, जावा वगैरह, यहाँ से भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो ये आप ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है? आपकी मकर रेखा। ये चीज़ें आपको क्लियर करना, द्वीप से ही आपको क्लियर होंगी। तो महासागर की स्थिति बता दी हमने। अब दोबारा इस फिगर पर नहीं आएंगे क्योंकि हम जलमंडल पढ़ेंगे तो सारे महासागर बता दिए। ठीक है, आगे हम जाते हैं अपने कहाँ पहुँच गए थे हम? जलमंडल पे। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है हमने बता दिया। आगे ट्रिक भी है वो भी बताते हैं आपको। तो जलमंडल पे आते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे पृथ्वी पर 71% जल है, 29% स्थल है। तो अगर जल में अगर देखा जाए तो ये जो फिगर बना हुआ है जल में केवल 97.5% तो महासागर में है। 100 अगर अब पूरे माने कि पृथ्वी पर अगर 100 किलो जल है तो उसमें 97.5 किलो, ठीक है, मतलब लगभग 97.5 किलो जल तो महासागरों में भरा हुआ है। ठीक है, और 2.5 किलो जल मतलब 2.5 किलो जल बचा 100 किलो में, जिस जो लवण है मतलब जिसमें नमक नहीं है, वही उसको हम पी सकते हैं। तो वो कैसा है तो आगे हम बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आपने देख लिया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। इतना अधिक खारा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं? पी नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? हम पी नहीं सकते हैं। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों में है। तो देखो 97%, 97.5% तो महासागरों में है, 2.5% बचा वही बगैर नमक के जल है जिसको हम पी सकते हैं। लेकिन उनमें से भी जो शेष है 2.5 किलो में तो बहुत ज़्यादा उसका भाग तो क्या है? बर्फ़ बना हुआ है। ठीक है, पर्वतों पर, हिम नदियों में तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम लोग पीने वाले पानी की कमी महसूस करते हैं। कमी है ये दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया। इसलिए हमको जल बचाना है और भूमिगत जल का कम से कम दोहन करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है आप। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप उस महासागर पहले बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देख लीजिए। आपका सिंपल सा तरीका दिया है फिगर में, याद की सबसे बड़ा महाद्वीप दिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आपका दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, और छठे नंबर पे यूरोप, और फिर सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। ठीक है, एशिया जाओ चाहे अफ्रीका, एशिया जाओ चाहे अफ्रीका, और उत्तर जाओ चाहे दक्षिण, भारत जैसी टिक्की यूं ना मिलेगी। ठीक है, यूं से तो यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। तो एशिया जाओ चाहे अफ्रीका, तो एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका आ गया। उत्तर में तो उत्तरी अमेरिका जाओ चाहे दक्षिण में तो दक्षिणी अमेरिका। भारत जैसी टिक्की मतलब टिक्की कहाँ से? अंटार्कटिका में आता है, तो 5वें नंबर अंटार्कटिका हो गया। यू मतलब यूरोप हो गया। फिर लास्ट जो होता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखो ट्रिक भी ऐसी नहीं याद होती। ट्रिक को आप देखो, ट्रिक की है एक मतलब छोटी सी डायरी आपके पास हो तो उसको बना लेना। उसमें कोई भी ट्रिक, किसी भी सब्जेक्ट की ट्रिक आपके पास आती है तो उसको डायरी पे लिखते रहिए। ठीक है, एक मतलब मोटी डायरी बनाना, ऐसा नहीं कि एकदम पतली 5 रुपये की खरीद लाए। एक मोटी डायरी रखो, उस पर लिखते रहो सारी ट्रिकें। इसको जब आप देखते रहोगे और ट्रिक का व्याख्या भी करना कि एशिया तो ये हो गया, उत्तर से उत्तरी अमेरिका लिख देना, दक्षिण से दक्षिणी अमेरिका लिख देना, टिक्की से अंटार्कटिका लिख देना, अंटार्कटिका लिख देना। ठीक है, यू से यूरोप लिख देना। तो इसे इतनी ट्रिक लिख लेना, तो इससे आपको मतलब कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, तो ये चीज़ें हमारे माइंड, अनकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन माइंड है, उसमें फिट रहती है, तुरंत याद आ जाता है। समझ गए दोस्तों? तो ये ट्रिक याद रख लेना। आगे देखिए महासागर अब पढ़ते हैं।
अब बाकी आपने पढ़ लिया क्या है, हमने बता दिया। आगे देखिए, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, कभी भी स्थिर नहीं, हमेशा गतिशील रहता है। जैसे में तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां, तीन प्रमुख गतियां कौन सी होती हैं? तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा होता है और महासागरीय धाराएं होती हैं। ठीक है, ये तीन प्रमुख गतियां होती हैं। और उसके बाद देखिए, महासागर सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। उसके बाद किस नंबर आता है? अटलांटिक महासागर। उसके बाद किस नंबर आता है? हिंद महासागर। इसके बाद दक्षिणी महासागर और इसके बाद क्या आता है तुम्हारा? आर्कटिक महासागर। इसके लिए भी दोस्तों ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो याद रखना। दो ट्रिकें बनाई हैं। ठीक है, एक है प्रेम में अटल हिंदुस्तान के दमदार आशिक मरने को तैयार रहते हैं। प्रेम में मतलब प्रशांत महासागर, अटल मतलब अटलांटिक महासागर, हिंदुस्तान मतलब हिंद महासागर और दमदार मतलब दक्षिण महासागर। ठीक है, ये हो जाएगा थी दक्षिण महासागर। उसके बाद आशिक आसे याद रखना आर्कटिक महासागर। पूरे में तो पांचों क्रम हो गए। यह प्रख्यात अटल जी हिंदुस्तान के दमदार और अकाट्य नेता थे। दो ट्रिक हैं, जो वो आपको अच्छी लगे। प्रा मतलब प्रशांत महासागर, अटल मतलब वही आपका अटलांटिक महासागर, हिंदुस्तान मतलब हिंद महासागर, दमदार तो दा से दक्षिणी महासागर। उसके बाद अकाट मतलब तुम्हारा वही आर्कटिक महासागर आपका आ जाएगा। ठीक है, टोटल अटलांटिक महासागर, अकाट मतलब आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। तो ये आपका एक ट्रिक है, इससे आपका महासागरों का छोटा बड़ा क्रम याद रहेगा। तो आप दोनों से कोई एक आप लिख लेना, उसको जो आपको अच्छी लगती हो याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रशांत महासागर को के बारे में पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, और इसका सबसे गहरा गहरा गर्त कौन है? हमने बताया ही था अभी, मेरियाना गर्त जो आपने पढ़ा था 1000 क्या कहते हैं 11,022 मीटर का गहरा है ना, ये मेरियाना गर्त है। ठीक है, एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर है, तो ये आपका ये सबसे गहरी गर्त है इसमें। ठीक है, और ये फैला कहाँ पर है? तो इसको दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका के चारों ओर स्थित है। तो ये देखो, ये रटो, जिंदगी भर रटो, भूल जाओगे आप, फिगर से याद कर लो वहाँ जाके। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए अटलांटिक महासागर, दूसरे नंबर वाला। ठीक है, अटल जी से याद रखिए। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ये, अंग्रेजी के यस आकार का, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, इसकी तट रेखा देखो बहुत दंतुरित है ना, ये पूछ सकता है दंतुरित, एक पूछा नहीं गया अभी क्वेश्चन, सबसे दंतुरित तट रेखा क्या है? तो दंतुरित याद रखना आप लोग। दंतुरित मतलब दंत में दांत, तो जानते हो ना, दंत तो दांतों पर आधारित। जैसे इसकी देखिए तट रेखा ये है। ठीक है, इसकी देखो सब दांत जैसे निकले हुए हैं कि जानवर के दांत हैं ये, और ये देखिए। ठीक है, ये दंतुरित तट रेखा, तो दांतों जैसी, इसलिए दंतुरित कहते हैं। ठीक है, दंतुरित है। और ये का ठीक है, जो दंतुरित है, तो यहाँ पर मतलब जहाज बड़ी आसानी से आ जाता है। इसे बड़े बड़े, जैसे इसमें तो कम जगह दिख रही है ना, तो बहुत बड़ा द्वीप होते हैं, महाद्वीप होते हैं, तो इसमें जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो बड़े बड़े जहाज इसमें आराम से अंदर चले जाते हैं। यहाँ से आप सामान उतार लीजिए, कहीं भी जो भी दराज दिख रही है इसके भी ना, इसके अंदर बड़े बड़े जहाज चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो वास्तव में जगह तो बहुत ज़्यादा है, इसमें छोटा दिख रहा है। तो ये मतलब बंदरगाह बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है, और बड़े बड़े जहाज आराम से अंदर चले जाते हैं, और साइड से हम माल क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। तो ये प्राकृतिक ताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है, ये ना, और ये पूछ भी सकते हैं दंतुरित है तो इसका फायदा क्या है ना, तो ये फायदा है, आप ध्यान रखना। और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे बेस्ट महासागर है। आगे आ जाते हैं हिंद महासागर पे। हिंद महासागर पे देखिए, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, यानी भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर, आपको पहले ही बताया था। इसकी आकृति कहती है त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति, ये भी आकृति भी ध्यान रखना, क्योंकि भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि हिंद महासागर की आकृति कैसी है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, ठीक है, उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, और तथा पूर्व में क्या? ऑस्ट्रेलिया स्थित। ये आपको फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो फिगर जरूर देख लेना। उसके बाद आ जाइए दक्षिणी महासागर। ठीक है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, आपको उसमें फिगर में देखे ही हो। ठीक है, और यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुवव्रत में स्थित है, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी दिखा फिगर में है बेरिंग जलसंधि ना। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों या यूरेशिया से घिरा है। तो देखो दोस्तों, ये जो घिरा है कौन कहाँ पर फैला है, ये आप फिगर से ज़्यादा क्लियर करेगा, फिगर से ही आप देखिए उसको। और दोस्तों एटलस ले लीजिए, अगर आपको भूगोल अच्छे से समझना है तो दिन भर में जरूर, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन तो ऐसा जरूर निकालिए कि एक एक घंटा एटलस को जरूर देखें। ठीक है, जिससे फिगर आपके माइंड में बस जाएंगे, आप चीज़ें याद हो जाएंगी, फिगर से जरूर देखिए। और भूगोल जब भी आप पढ़िए तो फिगर, वो किताब पढ़िए, कुछ पढ़िए, तो आप एटलस लेकर जरूर बैठिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं वायुमंडल पे, क्योंकि अब इसका फिगर आपको दिखाई दिए है महासागर, तो फिगर पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वायुमंडल पे आ जाइए।
दोस्तों आगे देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं, पहले ही आप सुन चुके हो, जो गैसों का एक परत पृथ्वी के चारों ओर है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। इस वायुमंडल में सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें जो आती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, हमें सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। जैसे आपके पैराबैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, तो उनको कौन सोखता है, ओजोन परत सोखती है। ओजोन परत कहाँ है, वायुमंडल में ही है आपके, ठीक है। तो इसलिए ये वाक्य दिया हुआ है। वायुमंडल में वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर तक, मतलब 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला है। ऊंचाई याद रखना, ठीक है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है, ठीक है। इन परतों को सतह से देखो दिया गया। सबसे पहले आपको तो फिगर में देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। दोस्तों याद करने, मध्य मंडल तो मध्य में ही हुई होगा, ठीक है, मध्य में ही होगा। तो मध्य मंडल का नाम कोई ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो बीच में ही होगा, ठीक है। ऊपर से आओगे तो तीसरे नंबर पे, नीचे से आओगे तो तीसरे नंबर पे ही पड़ेगा। तो क्षोभ, समताप, उसके बाद मध्य, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई है। आपको अगर कन्फ्यूजन हो, इसको याद करने में भूल जाते तो याद कर लेना कि भारत देश की शोभा, शोभा मतलब क्षोभ मंडल हो गया, समानता मतलब समताप मंडल हो गया, ठीक है। मेरे मतलब मध्यमंडल हो गया। मेरे अनुसार अन्य, अन्य मतलब आयन मंडल हो गया। बाहरी देश से नहीं हो सकती, ठीक है। तो मतलब बाहरी मतलब बाहरी हो गया, ठीक है। भारत देश की शोभा की समानता मेरे अनुसार अन्य बाहरी देश से नहीं हो सकती। ये एक दो बार पढ़ोगे ट्रिक याद हो जाएगी, तो इनका क्रम आपका याद हो जाएगा, ठीक है। हमारे अनुसार आपको ये बहुत फायदा करेगी। आगे आ जाइए। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आपस में मिलकर 100 में अगर 100 किलो गैसें हैं तो उसमें 99 किसका अंश है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही है, ठीक है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तथा दूसरी गैसें जो इसमें बचा है बाकी 1% उसमें सभी आ जाती हैं। वो उसमें कौन सभी आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की गैसें हैं, वो सब 1% में समा जाती हैं। ऑक्सीजन किसके काम आती है, सांस लेने के काम आती है। नाइट्रोजन किसके आती है, देखो नाइट्रोजन क्या होती है, प्राणियों की वृद्धि में आवश्यक है। तो ये पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। तो लेकिन पेड़ पौधे इसको सीधे नहीं लेते हैं, ये जमीन के द्वारा संश्लेषण होता है जमीन में इसका, ठीक है। कुछ जीवाणु वगैरह होते हैं, उनसे संश्लेषण होता है, तब जाके पेड़ पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखो, सोचते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रदूषण फैला है। दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तब भी पृथ्वी पर जी नहीं सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, यद्यपि ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर ज़्यादा हो जाती तो कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है, ये देखो क्या करती है, जो प्रकाश के सूर्य से जो प्रकाश आता है, ऊर्जा आती है, तो उसकी गर्मी को रोकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो यहाँ से तो गर्मी रुकेगी नहीं, पूरा वापस चली जाएगी, ठीक है। तो एकदम ये पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पर आदमी जम जाएगा, तो जी नहीं सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सूर्य से आई हुई ऊष्मा को रोकती है, ठीक है। तो आगे देखे पढ़ते हैं। लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, घनत्व घटने लगता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर जो पर्वतरोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, ठीक है, हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में उनको कठिनाई होती है। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए वो क्या क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि घनत्व नीचे समुद्र पर सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल का घनत्व, और जितना हम ऊपर जाएंगे घनत्व घटेगा, और जब घनत्व घटेगा तो हमें सांस लेने में वहाँ पर क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए जब पर्वतारोही होते हैं जो चढ़ते हैं तो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। दोस्तों देखो फिगर में, ठीक है, ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल है और ये वायुमंडल है, ठीक है। तो ये तीनों का मिक्सचर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों, तो इसका आपको कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप ठीक है, तो उसके साथ दोस्तों क्या दिया गया है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है, और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, और जबकि कुछ क्षेत्रों में वायु का दाब कम महसूस होता है। तो देखो अगर वायु दाब नहीं होगा ना तो हमारी हवा नहीं चलेगी ना। तो हवा क्या चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है, ठीक है। इस गतिशील हवा को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है। जो गतिशील वायु है इसको हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जीवमंडल पे आ जाइए, जो अभी शुरुआत में सबसे बताया था फिगर बना के। जीवमंडल स्थल, जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है।
यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम जलमंडल पे भी आश्रित हैं, वायुमंडल पे भी आश्रित हैं, तो जल में जंतु रहता है वो भी जलमंडल पे क्या तो आश्रित है ही है, रहता ही है उसमें, और वायुमंडल और स्थल मंडल से भी आश्रित है। इस कहने का मतलब है इसमें जो ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि प्रभावित करते मतलब हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम ये नहीं कि स्थल मंडल पे ही रहेंगे, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें तीनों मंडलों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। किसी का दोहन नहीं करना चाहिए कि एक चीज़ नष्ट हो जाए तो हम जीत जाएंगे, ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है। इसीलिए हम पर्यावरण के बारे में अब ज़्यादा पढ़ते भी हैं और उसको सुरक्षित करने के उपाय भी चल रहे हैं। उदाहरण दिया गया है जैसे लकड़ी के लिए खेती, ठीक है, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों देखा कि हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटने से क्या होता है ना, पृथ्वी क्या होती है, फिर उसका जो दृढ़पन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जड़ें पेड़ों की पृथ्वी को रोक के रखती हैं। जब बारिश होती है अगर पेड़ नहीं तो मिट्टी वहाँ से बह जाती है। जब मिट्टी बह जाती है तो दोस्तों इससे क्या होता है, मौसम अनियंत्रित हो जाती है, जलवायु अनियंत्रित, इससे बाढ़ वगैरह आने लगती हैं, भूकंप वगैरह ये सब आते हैं, तो ये सब हमारे लिए नुकसानदायक है। और क्या कहते हैं, आगे देखिए, उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है और इनसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का प्रमुख घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। पहले ही बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उष्मा का शोषण क्या करते हैं, अवशोषित करती है, जिससे वायुमंडल हमारा गर्म रहता है। तो जब एक गैस ज़्यादा हो जाएगी तो उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगी, तो जब उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगी तो हमारा वायुमंडल ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जब वायुमंडल ज़्यादा गर्म हो जाएगा फिर गर्मी से क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी। जो बर्फ़ पिघलेगी तो फिर क्या आएगा, बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो वो जल बह के कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। समुद्र जल का स्तर बढ़ेगा, जब समुद्र जल का स्तर बढ़ेगा, जो तटीय क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और जो क्या कहते हैं, समुद्र में छोटे छोटे द्वीप हैं वो भी डूबने लगेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा सुनामी ज़्यादा आने लगेंगी, ठीक है। सुनामी जैसे अभी भी आया था, ठीक है, आती रहते हैं। से 2004 में तो बहुत भीषण आई थी, बाकी आते रहते। तो इससे क्या होगा, हमारी जीवन शैली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें पेड़ों को ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, जिससे जब पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ऑक्सीजन निकालते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन खींचेगा और कौन निकालेगा, ऑक्सीजन कौन देगा हमको। जब सब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो हम दूषित हवा लेंगे, तो हम पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये आप लोग पढ़ के जागरूक होइए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए, ठीक है। तो हमें संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये पाठ खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करना। दोस्तों आप देखिए प्रश्न यहाँ पर हैं, और आप प्रश्न एक बार पढ़ के उसका उत्तर मन में जरूर कर लेना, जिससे आपका पाठ का रिवीजन हो जाता है। वैसे हम बताते चलते हैं, बहुविकल्पी करवा देते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। दोस्तों आपने पढ़ा यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, तो आपको स्थल संघ से जुड़ा हुआ है, ठीक। वायुमंडल में किस गैस का सर्वाधिक है, तो आपको नाइट्रोजन का है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, कौन सा भाग छोटा सा बना है, देखो थलमंडल दोस्तों बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, ठीक है। एशिया जाओ चाहे अफ्रीका, उत्तर जाओ चाहे दक्षिण, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, भारत जैसी टिक्की आपको कहीं नहीं मिलेगी, यूं ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ध्यान है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये खाली स्थान है, आप सब भर सकते हो। अगर पाठ को सही से सुना होगा तो आप भर सकते हो आप, आशा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, विदा लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।